इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दूर की कौड़ी का मुहावरा सुना है आपने? भारत ने साल 2000 में एक ऐसी ही दूर की कौड़ी फेंकी थी जो आज मील का पत्थर बन गई है। जिस सोच के साथ आईएनएसटीसी पर काम शुरू किया गया था वो आज सही साबित हो गया है, बिल्कुल सही। जिन दूरदर्शी योजनाओं को लेकर भारत से रूस के बीच नए ट्रेड रूट को बनाने का फैसला लिया गया था वो आज एकदम सटीक बैठा है। यह रूट ना केवल एक सेफ ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है बल्कि ट्रेडिंग कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया है उसने। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत पिछले कई दशक से नए ट्रेड रूट को लेकर काम कर रहा था। भारत और रूस दोनों ने मिलकर इस ट्रेड रूट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ईरान को साथ जोड़ा गया और फिर इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया। और आज ना केवल भारत और रूस के बीच के ट्रेड को इसने एक नई दिशा दे डाली है बल्कि ये और भी देशों के बीच कारोबार का नया रास्ता बना रहा है। आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ने भारत और रूस के बीच के ट्रेड कॉस्ट को 56% यानी कि 56% कम कर दिया है। रूस की न्यूज वेबसाइट स्पुतनिक की यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। स्पुतनिक की यह खबर बता रही है कि भारत और रूस के बीच कम ट्रेड कॉस्ट की वजह से आईएनएसटीसी से ट्रेड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि रूस की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी JSC-RZD लॉजिस्टिक्स के मल्टी मॉडल सर्विस के डिप्टी जनरल डायरेक्टर दिमित्री क्रूको ने की है। स्पुतनिक इंडिया को दिए इंटरव्यू में दिमित्री ने बताया है, सकारात्मक व्यापार गतिशीलता आईएनएसटीसी के माध्यम से रूस को निर्यात बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परिवहन सेवाओं के लिए 56% से अधिक की लागत में कमी के कारण कार्गो वॉल्यूम में 1.7 गुना वृद्धि हुई, यानी कि 1.7 गुना इजाफा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि आईएनएसटीसी भारत और रूस के बीच ट्रेड का मेन रूट बनता जा रहा है जो कि ट्रेडिशनल रूट से बहुत सस्ता पड़ रहा है। जिस प्लानिंग के साथ आईएनएसटीसी की सोच को जमीन पर उतारा गया वो सोच कामयाब साबित हो रही है। ट्रेडिंग कॉस्ट कम हो रही है, ट्रेडिंग टाइम कम लग रहा है और तो और ट्रेड के दौरान रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है। आपको बताऊंगा कि आईएनएसटीसी कैसे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन उससे पहले इससे लगातार बढ़ते ट्रेड वॉल्यूम के बारे में बताता हूं कि ट्रेड वॉल्यूम कहां तक पहुंच गया है और क्यों इसने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींची हैं। द हिंदू की यह खबर 1 फरवरी की है। इस खबर की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, वित्तीय वर्ष 2024 में चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी के रास्ते से पोत कंटेनर यातायात में बढ़ोतरी हुई है। और यह रिपोर्ट किसने दी? यह रिपोर्ट दी भारत की सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में। यह सारी जानकारी उसमें दी गई है। बजट से पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ईरान चाबहार में शाहिद बेशेटी बंदरगाह आईएनएसटीसी के माध्यम से मुंबई को यूरेशिया से जोड़ता है, जिससे परिवहन लागत और समय में कमी आती है। सर्वे में बताया गया कि इस रूट पर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वेसल ट्रैफिक में 43% और कंटेनर ट्रैफिक में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिस रूसी लॉजिस्टिक कंपनी RZD लॉजिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था वो रूसी कंपनी रूस की रेलवे से जुड़ी हुई है। देखिए, यह खबर मार्च 2023 की खबर बता रही है कि RZD लॉजिस्टिक्स ने आईएनएसटीसी के पूर्वी हिस्से पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। यानी आईएनएसटीसी के पूर्वी रूट से भी सामान की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। हालांकि पहली बार रूस से भेजी गई कोयले से भरी 2 ट्रेनें पिछले साल जून में इस रूट के रास्ते भारत पहुंची थी। और अब रशियन रेलवे के सीनियर ऑफिसर दिमित्री ने तो यह बता दिया कि भारत और रूस के बीच इस नए ट्रेड रूट से ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो 2 गुना हो चुका है, जिसका सीधा फायदा दोनों ही देशों को हो रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर आज की है। लिखा है, गुजरात के पोर्ट से कजाकिस्तान जाने के लिए कार्गो ने आईएनएसटीसी के ईस्टर्न रूट को चुना। यह कार्गो अरब सागर से होता हुआ पहले ईरान पहुंचा, फिर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए कजाकिस्तान गया। यानी भारत इस रूट से केवल रूस तक अपना सामान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि आसपास के देशों के साथ भी ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ
रूस भी आईएनएसटीसी के जरिए केवल भारत या ईरान तक ही अपना सामान नहीं भेज रहा है, बल्कि वो यूएई तक अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है। असल में इस ट्रेड रूट का कॉन्सेप्ट ही भारत से रूस के बीच एक नए रास्ते की तलाश करना था। सवाल यह था कि भारत और रूस क्यों ट्रेड के लिए नए रूट की तलाश कर रहे थे। दोनों देशों को ट्रेडिशनल रूट में क्या परेशानी हो रही थी कि वो नए ट्रेड रूट पर काम कर रहे थे, और इसका जवाब जल्दी मिल गया। और उसका फायदा क्या हुआ, जरा ये देखिए। इस मैप को देखिए, इसमें जो रेड मार्क है वो रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है, और ये जो दूसरा रेड मार्क है वो भारत का है मुंबई। भारत और रूस के बीच जो कारोबार होता है उसका ज्यादातर हिस्सा सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते ही होता है। अब इस मैप को देखिए, ये रूट ट्रेडिशनल रूट है, वो रूट जिस पर आईएनएसटीसी से पहले रूस से भारत के बीच ट्रेड होता था। सेंट पीटर्सबर्ग से निकलकर कंटेनर शिप्स गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचते थे। गल्फ ऑफ फिनलैंड के एक तरफ फिनलैंड तो दूसरी तरफ इस्टोनिया है। फिर रूस से चले शिप्स डेनमार्क के पास से नॉर्थ सी में पहुंचते थे। फिर यूके और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल को पार कर नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होते हुए जिब्राल्टर स्ट्रेट से गुजरकर ये जहाज भूमध्य सागर में पहुंचते हैं। फिर मिस्र के स्वेज कनाल को पार कर ये रेड सी होते हुए अरब सागर में आते हैं, और फिर भारत के मुंबई या फिर किसी दूसरे पोर्ट पर पहुंचते हैं। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच का ये ट्रेडिशनल रूट 8,675 नॉटिकल मील यानी करीब 16,066 किलोमीटर लंबा है, और इस दूरी को पार करने में आमतौर पर एक कंटेनर शिप को करीब 40 से 60 दिन लगते हैं। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, वो ये कि स्वेज नहर पर अक्सर जहाज़ों का जाम लगा रहता है, और 40 से 60 दिन में पूरे होने वाली सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक की दूरी 70 दिनों तक भी पहुंच जाती है। इधर आईएनएसटीसी की लंबाई केवल 7,200 किलोमीटर की है, और इस रूट से रूस से चला शिपमेंट 25 से 30 दिनों में हर हाल में भारत पहुंच जाएगा। कहां 60 से 70 दिन और कहां 25 से 30 दिन, इस फर्क को जरा आप महसूस करिए। कहां 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी और कहां 7,200 किलोमीटर का रास्ता। आप फर्क समझिए और यह समझिए कि रूट किस हद तक ट्रेड के लिए कामयाब साबित हो सकता है, किफायती साबित हो सकता है। ट्रेडिशनल रूट में एक और बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत है हुतीज और सोमालियाई पायरेट्स की। रेड सी से लेकर अरब सागर के बड़े हिस्से में हुतीज ने पिछले कुछ साल में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई शिप्स को उन्होंने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया। दूसरी तरफ सोमालियाई पायरेट्स भी इस इलाके में एक्टिव हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। लेकिन आईएनएसटीसी से होने वाले ट्रेड पर इन मुश्किलों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज से कट ऑफ होने की वजह से यह किसी तरह के ट्रेड सैंक्शन से भी बच सकता है, और यही वजह है कि रूस और भारत इस रूट को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और देशों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि आईएनएसटीसी से अब तक 13 देश जुड़ चुके हैं। इनमें भारत, ईरान, रूस के अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल हैं। बुल्गारिया इस प्रोजेक्ट में बतौर ऑब्जर्वर स्टेट जुड़ा है। अगर ये सारे देश पूरी तरह से आईएनएसटीसी में शामिल हो जाते हैं तो भारत से केवल रूस ही नहीं बल्कि यूरोप तक बहुत कम समय और कम लागत पर सामान भेजा और मंगवाया जा सकता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह रूट किस हद तक भारत के इंटरनेशनल ट्रेड में क्रांति ला सकता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, दूर की कौड़ी। आईएनएसटीसी भारत की वही दूर की कौड़ी है दोस्तों। 12 सितंबर 2000 को भारत ने रूस और ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने और इसके जरिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की डील साइन की थी। और आज देखिए, केवल 25 सालों में यह एक ऐसे ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट में बदल चुका है जो ना केवल भारत बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक नया रास्ता दिखा सकता है। भारत और रूस ने 2023 तक बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचाने का एक टारगेट सेट किया है और दोनों देश इसके लिए तेजी से इस पर काम भी कर रहे हैं। जाहिर है इसमें आईएनएसटीसी एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि आईएनएसटीसी के अलावा भारत चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक तक एक और ट्रेड रूट डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उस पर भी काम कर रहा है, उस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इसमें यूएई और सऊदी अरब के रास्ते भारत सीधे यूरोप तक ट्रेड रूट तैयार कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट ये भी साबित होने वाला है। और ये दोनों ट्रेड रूट भी आईएनएसटीसी की तरह ही कम समय और कम खर्च वाले होंगे।
यानी कि आपका टाइम भी बचेगा और इसमें खर्चा भी कम लगेगा। असल में भारत जानता है कि ना केवल ट्रेड के लिए बल्कि जियो पॉलिटिक्स के लिए भी इस तरह के ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की कितनी अहमियत होती है और क्या अहमियत है, और भारत के नजरिए से ऑल्टरनेटिव रूट्स ना केवल कारोबार में सहूलियत देंगे बल्कि किसी तरह की पाबंदियों, सैंक्शंस और रोक से निपटने में भी बहुत मददगार साबित होंगे। लड़ाई की स्थिति में ये रूट्स भारत को स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और इस तरह के ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स के जरिए भारत उन देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मजबूत कर रहा है और भविष्य में यही रिलेशन काम आने वाले हैं। इनफैक्ट अभी काम आ रहे हैं, वरना बताइए बेल्जियम की प्रिंसेस आके कह रही हैं हमारे यहाँ कि हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, बेल्जियम भारत का एक लॉयल पार्टनर है और हम तो अशोका के पीस वाले उस पर चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ना, इन्हीं का नतीजा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे नई जानकारियां मिली? क्या इससे आपका ज्ञान बढ़ा? कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,